इसराइल के खिलाफ ईरान का करारा प्रहार, उसका करारा बदला सामने आ गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके सामने बमुश्किल 5 से 6 सेकंड की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और आप देखेंगे ईरान का एक हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे तेल अवीव इजराइल में आके गिरता है। देखिए वीडियो और फिर उसके बाद इस हमले के क्या मायने हैं वो मैं आपको बहुत तफसील से समझाने वाला हूं। देखिए वीडियो। ये ईरान का बदला है और मैं आपको बतला दूं इसराइल यहां रुका नहीं है, इसराइल ने भी पलटवार किया है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मगर इससे पहले मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि इसराइल ने अपनी तरफ से ईरान पर 24 घंटे पहले हमला किया था, जिसमें उसके कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, उसके कई परमाणु साइट्स पर हमले किए गए थे, जिसमें खतरा और आशंका बनी हुई थी कि कहीं रिसाव, रेडियो एक्टिव रिसाव ना शुरू हो जाए। उसके कई जनरल्स को मौत के घाट उतार दिया था और बात वहां नहीं रुकती। जैसा कि ईरान ने दावा किया, उसकी कई औरतों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था और आज ईरान ने इसका करारा प्रहार किया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने 4 वीडियोस की एक सीरीज दिखा रहा हूं। जी आप मेरे पीछे लगातार देख रहे होंगे तेल अवीव की स्काईलाइन। इस वक्त तेल अवीव की रात कैसी है, किस तरह का प्रहार हुआ, और लगातार आप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक के बाद एक 4 वीडियोस दिखाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से प्रहार हो रहा था, किस तरह से लोगों की आवाजें आ रही थी। आपके सामने एक के बाद एक 4 वीडियोस तेल अवीव पर और उसकी घातक रात पर। देखा जाए। Oh my God. נפילות. אולי לא קרה כלום. הנה איפה, זה מדהים. וואו, הנה זה מגיע, הנה המופע. וואו, הנה המופע. וואלה, כמות התאורות של 11. תעשה את הטלפון שלך על השטרות. וואו, נפל, תראה אותו! בוא, בוא. Okay. Guys, come on, everyone move. Everyone move now. Stay with us, stay with us. Pick up the gear, let's go. All right, so there you can see, I mean, this has happened again. We've seen this before, but this is a barrage of missiles, the likes of which we maybe did not see the last time. And the other unknown, Sandra, is as Iron Dome and David Sling and the Arrow system and the Terminal High Altitude Air Defense systems are all going off at the same time, it seems here. The last time this happened, there was a coordinated defense between Israel, the United States, and other countries, including Jordan, to intercept these with aircraft as well. सबसे बड़ी बात, स्काई न्यूज, अमेरिकी स्काई न्यूज ये दावा कर रहा है कि इसराइल का जो आयरन डोम है, जिसके चलते वो मिसाइल्स को रोक पाता है, ड्रोन्स को रोक पाता है, ईरान ने उसे तोड़ दिया है। सही सुना आपने, ईरान ने तोड़ दिया और तभी ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं तेल अवीव में आकर गिर रही हैं। मैं आपको बतला दूं, चूंकि इसराइल के अंदर काफी हद तक एक किस्म की प्रेस सेंसरशिप है, इसलिए दुनिया तक यह जानकारी नहीं पहुंच पाएगी कि दरअसल इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा। मैं आपको स्काई न्यूज का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से आयरन डोम जो है वो बचाने में नाकाम रहा है तेल अवीव में। देखा जाए। Live shots from Tel Aviv showing missiles coming in across Israel.
Yeah, seeing the impact of those missiles striking buildings there this evening. CNN के एक रिपोर्टर का यह कहना है कि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। वो ये भी कहते हैं कि मोसाद का हेडक्वार्टर्स जो है वहां बड़े पैमाने में लोग भी हैं, यानी आम लोग भी हैं। मगर यह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों, क्योंकि अब तक इस्राइल क्या कहता है कि हम जब हमास पर हमला करते हैं तो हमास ने जानबूझकर अपने दफ्तर वहां बनाए हुए हैं जहां लोग बसे हुए हैं। अब यही तर्क मोसाद के बारे में कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपना दफ्तर वहां क्यों बनाया है जहां आम लोग बड़ी तादाद में हैं। इस्राइल ने फलस्तीनियों पर या हमास पर यह आरोप लगाया था कि वो इंसानों को, औरतों और बच्चों को मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। मगर क्या यही काम मोसाद नहीं कर रहा है? क्या आम इस्राएली को एक मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है मोसाद? देखा जाए दोस्तों क्या कह रहे हैं CNN के रिपोर्टर। The U.S. intel view that among the targets were Israeli airfields, but also, and this is crucial, the headquarters of Mossad, the international intelligence service of Israel, which is inside Tel Aviv. It's in the northern part of Tel Aviv, but it's in the city. It's in a densely populated area. And of course, the concern is if you're firing, even though Iran might consider that a military target, it is in a densely populated city with civilians around it. And that's just one more layer of escalation. तो आप में से जो लोग मेरी इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में जुड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इन तस्वीरों के बाद मैं आपके सामने पेश करूं कि दरअसल ये खबर क्या है। मैं अलग अलग सोर्सेस के जरिए दोस्तों, सिर्फ एक सोर्स नहीं, मैं आपके सामने फॉक्स न्यूज, स्काई न्यूज, CNN, अल जजीरा, तमाम सोर्सेस के जरिए यह खबर पेश करने वाला हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तमाम जानकारियां आपको मेरे मंच पर मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपके सामने खबर क्या है। ईरान का हमला काफी जबरदस्त था। ईरान ने 13 जून 2025 की रात को तेल अवीव समेत कई इस्राएली शहरों पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। तेल अवीव में कई मिसाइल गिर गईं, जिससे एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई और कई अपार्टमेंट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और मलबा बिखर गया। इस्राएली इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक तेल अवीव में कम से कम 21 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। कुल मिलाकर पूरे इस्राएल में 1 मौत, 63 लोग घायल हुए हैं। टारगेट्स में तेल अवीव के रिहायशी इलाके, कुछ मिलिट्री साइट्स और एयर बेसेस शामिल थे। हालांकि इस्राएल ने कई मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने टारगेट पर लग गईं और नुकसान हुआ। कुल मिलाकर हमला बहुत बड़ा था, काफी मिसाइलें दागी गईं और तेल अवीव में आम लोगों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं अमेरिकी फॉक्स न्यूज इस बारे में किस तरह से लोगों के सामने यह खबर रख रहा था। देखा जाए। And welcome back, everyone. Here to Live Now from Fox. I'm your host, Mike Page, and we continue to bring you breaking news coverage right now. Crisis in the Middle East. We are learning right now from the IDF. They say their defense systems right now are intercepting threats, and we are seeing that actually right now in the sky over Israel right now, and they are intercepting these threats, and we are continuing to follow the latest for you here on Live Now from Fox. But a very active and fluid situation that is happening. IDF has identified missiles launched towards Israel, and those detected missiles are continuing to be tracked and intercepted right now in the sky. But this comes as a very, very high tense, really moments that are going to be playing out all weekend right now in the Middle East, as Iran said yesterday that they would be responding to the threats that they felt like that were given by Israel. And again, some more updates are coming in, and we are waiting to get you those updates here in real time. We are learning that a new message has been put out. Let me just read that for you here in moments, and we'll be able to get you those details. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां,
ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब आपके सामने CNN, ईरान रिटेलिएट्स अगेंस्ट इजराइल विद मिसाइल बराज। CNN क्या कहता है, उसके एक एक शब्द पर गौर किया जाए दोस्तों। तेहरान ने शुक्रवार को इसराइल के कई इलाकों पर जवाबी हमला किया क्योंकि इसराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया था। ईरान ने शुक्रवार शाम को कहा उसने इसराइल पर सैकड़ों तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और इसे अपने कुचल देने वाले जवाब की शुरुआत बताया। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने कहा, अभी कुछ देर पहले हमने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल कब्जे वाले इलाकों की तरफ दागी और यह ज़ायनी शासन के जघन्य हमले का निर्णायक जवाब है। ईरान का दावा है कि उसने इस्राएली मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेंटर्स को टारगेट किया जहां मिसाइल और बाकी हथियार बनते हैं। ईरान ने कहा कि फील्ड रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेज और इंटरसेप्टेड इंटेलिजेंस से पता चलता है कि दर्जनों मिसाइलें स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर लगी हैं। इस भारी हमले के बाद इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान ने 100 से कम मिसाइलें दागी थीं और उनमें सिर्फ कुछ ही टारगेट पर लगी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कुछ नुकसान इंटरसेप्शन के दौरान गिरे मलबे पर जो है हुआ है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस्राइल अब इसका जबरदस्त जवाब देने वाला है और आप देख सकते हैं इस वीडियो में तेहरान पर यह ताजा हमले की तस्वीर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं तेहरान में क्या हालात हैं इस वक्त। तेहरान में यह इजराइल का ताजा हमला है। इस बारे में अल जजीरा का क्या कहना है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। ईरान ने इसराइल पर लंबी दूरी की मिसाइल दागी हैं जिनमें कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं। यह हमला ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और सैन्य नेताओं पर इस्राएली हमले के जवाब में किया गया है। ईरान का कहना है कि इसराइल के हमलों में उनके 78 लोग मारे गए हैं जिनमें कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर भी शामिल हैं और 320 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस्राएली सेना अब भी ईरानी न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स के अलावा बड़े शहरों पर हमले कर रही है। दुनिया में अब चिंता की लहर जो है वो फैल गई है। जाहिर सी बात है अब ईरान नहीं रुकने वाला है, इजराइल भी जवाब देगा। ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। अब ट्रंप जो है वो बयान दे रहे हैं मगर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बयानों में दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं गौर किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब भी देर नहीं हुई है। अगर तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ समझौता कर ले तो बमबारी रोकी जा सकती है। यह बात अलग है दोस्तों, ट्रंप ने यह बयान कल ही जारी किया था जिसमें उन्होंने ईरान को धमकाया था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो ताजा हमला हुआ है इसकी शुरुआत किसने की? ईरान ने नहीं की, इसराइल ने की है। और ट्रंप ने किस तरह से धमकाया था और इस धमकी में उनके दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान को खुलकर चेतावनी दी है और बोला है कि डील कर लो वरना बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर ईरान न्यूक्लियर डील नहीं करता तो अगला हमला और भी ज्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान को कई मौके दिए गए और अब वो अगर डील नहीं करता तो जो अगला हमला होगा वो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। उन्होंने ईरान के लीडर्स को भी टारगेट करते हुए बोला कि जो लोग डील के खिलाफ थे वो अब मर चुके हैं और ईरान को बस अब डील कर लो वरना कुछ नहीं बचेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं था और ईरान को चेतावनी दी कि वो अमेरिकी इंटरेस्ट या पर्सनल को यानी लोगों को टारगेट ना करे। कुल मिलाकर ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी और डील के लिए प्रेशर भी बनाया। अब दोस्तों यहां पर ट्रंप के बयान में दोहरे मापदंड क्या हैं? एक तरफ अमेरिका यह कहता है कि हम न्यूक्लियर मुद्दे पर, परमाणु मुद्दे पर ईरान से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल क्या करता है, वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहा है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं है, बातचीत भी और हमले भी जिसमें ईरान के लोगों पर प्रहार किया जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कल ही कहा था कि इसका खतरनाक जवाब दिया जाएगा और उन्होंने क्या कहा था इस पर भी गौर किया जाए। ईरान सरकार ने इस हमले को, यानी कि इजराइल ने जो पहले हमला किया था, ईरान सरकार ने इस हमले को सीधा युद्ध बताया था। उनका कहना है कि ईरान ने पिछले 200 सालों में किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता पर हमला होता है तो जवाब देना उसका हक है और अब वो जवाब तय है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, बदला लेना हमारा अधिकार ही नहीं, यह तय है।
साथ ही यह भी बताया कि सैन्य, कानूनी और राजनयिक मोर्चे पर काम शुरू हो चुका है। हम इस हमले को इस्राएली शासन के लिए एक ऐसी गलती बना देंगे जिसे माफ नहीं किया जा सकता। तेहरान ने पश्चिमी देशों पर चुप्पी के जरिए इस हमले में शामिल होने का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठाएं, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया कि ईरान किसी अंतर्राष्ट्रीय रजामंदी का इंतजार नहीं करेगा। बयान में आखिर में चेतावनी दी गई, बदला बहुत करीब है, ज़ायनिस्टों की गर्दन से भी ज्यादा करीब। यह सिर्फ सरकार की नहीं, पूरे देश की आवाज है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हमला इस्राएल ने ईरान पर किया था ना, वो अपने आप में कल्पना से भी विचित्र था। आप जानते हैं, ईरान पर जो हमला किया था, मोसाद ने ईरान के अंदर अपनी बेसिस बना ली थी। सही सुना आपने। यानी कि इस मामले में इस्राएल जब भी प्रहार करता है, जिस तरह की प्लानिंग जाती है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल इस बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि आपको इसके एक एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा कि दरअसल इस्राएल ने किस कदर की प्लानिंग की थी ईरान पर हमला करने के लिए। मोसाद ने ईरान के अंदर, सही सुना आपने, ईरान के अंदर अपने बेसिस बना लिए थे। इस बारे में टाइम्स ऑफ इजराइल क्या कहता है, गौर कीजिएगा। मोसाद ने वाकई में ईरान के अंदर एक सीक्रेट ड्रोन बेस बनाया था, खासकर तेहरान के पास, ताकि जब ईरान ने इस्राएल पर मिसाइलें दागी तो मोसाद के ड्रोन तुरंत एक्टिव होकर ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर सकें। इस ऑपरेशन में मोसाद ने न सिर्फ ड्रोन बेस बनाया, बल्कि प्रिसिशन वेपन्स और कमांडो भी ईरान में घुसा दिए। जैसे ही ईरान ने इस्राएल पर मिसाइलें दागी, मोसाद के ड्रोन्स और बाकी सिस्टम्स ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस को टारगेट किया, जिससे इस्राएली एयरफोर्स को खुलकर ऑपरेट करने का मौका मिला। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब इस्राएल ने ईरान पर हमला किया था तो उसके कई परमाणु बेसिस पर हमला किया था, और ये नटान्ज न्यूक्लियर साइट की पहली तस्वीरें हैं जहां हमला हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं उठ रहा है इन वीडियोस में, इन तस्वीरों में। नटान्ज न्यूक्लियर बेस, जो कि ईरान का अपना न्यूक्लियर बेस है, वहां पर हमला किया गया है। अब जाहिर सी बात है, जब आप एक देश की संप्रभुता पर चोट पहुंचाएंगे तो वो जवाब देगा। और सबसे खतरनाक बात, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अब भी रहस्य बना हुआ है। ईरान ये जरूर कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जो है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, और IAEA समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करता रहता है। मगर जब इस्राएल हमला करेगा तो जाहिर सी बात है IAEA वहां नहीं पहुंच पाएगा। और अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा IAEA के ताजा बयान की तरफ, जिसमें उन्होंने आशंका जतलाई है कि ईरान के कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर बेसिस हो सकते हैं, और इस बात की आशंका जतलाई जा रही है कि वहां पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब असेंबल किया जा रहा है। ऐसे 3 बेसिस की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, अगर इस्राएल बार बार हमला करता रहेगा तो ऐसे में ईरान क्या करेगा? इसलिए मैंने अपने मंच पर आपके सामने इस बात की चेतावनी दी है, ये मत सोचिए कि ये ईरान और इस्राएल के बीच का संघर्ष है। नहीं, जब एक परमाणु प्रहार होता है तो उसकी कोई हदें नहीं होती हैं, और अगर एक परमाणु न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो आपको अंदाजा नहीं है, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकता है। और ये सब एक शख्स की वजह से हो रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू। इसने गाजा में कहर बरपाया, लेबनान में कहर बरपाया, और उसके बाद अब आप देख रहे हैं ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। और जाहिर सी बात है, मध्य पूर्व खामोश नहीं बैठने वाला है। बहरहाल, ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर बेसिस के बारे में क्या कहा है IAEA ने, इस पर भी गौर किया जाए। आज IAEA ने साफ किया कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पारदर्शी नहीं है। एजेंसी ने बताया कि ईरान ने 3 ऐसे ठिकानों पर न्यूक्लियर मटेरियल और एक्टिविटीज छुपाई हैं जिनकी जानकारी उसने नहीं दी। ईरान ने इन सवालों के सही जवाब भी नहीं दिए और जांच में भी रुकावट डाली, जैसा कि जगहों को साफ कर देना या गलत जानकारी देना। इसी वजह से IAEA ने कहा कि वो ये भी नहीं कह सकते कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ सिविलियन यानी शांतिपूर्ण मकसद के लिए है। IAEA ने यह भी चिंता जताई कि ईरान बहुत तेजी से हाईली एनरिच्ड न्यूक्लियर जमा कर रहा है, जिससे न्यूक्लियर हथियार बनाने का खतरा बढ़ जाता है। हाईली एनरिच्ड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। दुनिया हर गुजरते दिन के साथ खतरे की तरफ बढ़ रही है।
और जैसे मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के दोहरे मापदंड सामने उभर कर आ रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। वो कह रहे हैं कि हमारा फोकस होना चाहिए गजा में शांति को लेकर, मगर दोहरे मापदंड इसलिए हैं कि इस्राइल तमाम जगहों पर हमले कर रहा है और फिर आप गजा में शांति की भी बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस वक्त रूस और चीन दोनों ईरान के साथ खड़े हैं, और जब पहली बार इस्राइल ने ईरान पर हमला किया था तो चीन ने सख्त तेवर अपनाए थे। चीन का बयान आपके स्क्रीन पर। चीन ने इस्राइल के हालिया हमलों पर गहरी चिंता जाहिर की है और दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और किसी भी तरह की तनाव का विरोध करता है या तनाव बढ़ने के खिलाफ है। इस बयान में चीन ने यह भी कहा कि वो रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह हुआ कि वो अब एक मध्यस्थ के तौर पर सामने आने को तैयार है, मगर इस मामले में मध्यस्थ अमेरिका है जिसके अपने दोहरे मापदंड हैं। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, दुनिया अब एक निहायत ही खतरनाक मोड़ पर है और मेरे इस मंच पर ये जो पूरा क्राइसिस चल रहा है उसके तमाम पहलू मैं आपके सामने पेश करूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।